गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी वीएस मैम। और जो हम टॉपिक कल पढ़ रहे थे हैज़ार्डस वेस्ट, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने उसका डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं उसके सोर्सेस। जो हैज़ार्डस वेस्ट के क्या सोर्सेस हैं और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। अब जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि सोर्सेस क्या हैं हैज़ार्डस वेस्ट के, तो किसके द्वारा जो ये हैज़ार्डस वेस्ट है ये प्रोड्यूस होता है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहला है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्री से हमारे यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, बहुत सारी फैक्ट्रियों से वेस्ट जनरेट होता है, जो नॉन हैज़ार्डस भी हो सकता है और हैज़ार्डस भी। ठीक है, दो अलग अलग टाइप के वेस्ट निकल सकते हैं, जिसमें ऐसे कंपोनेंट होंगे जो हैज़ार्डस भी होंगे और नॉन हैज़ार्डस भी। जब हम नॉन हैज़ार्डस की जो है वो थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम उसका होता है और ये जो हैज़ार्डस है उसका कम वॉल्यूम होता है, मगर वो कम वॉल्यूम में भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। जो वेस्ट इंडस्ट्री से निकलता है, जनरेट होता है, उसको हम हैज़ार्डस वेस्ट बोलते हैं। जब हमें ये पता चल जाए कि कुछ टेस्ट जो हैं कंफर्म करे कि ये हैज़ार्डस है। जैसे कि कल ही मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स एक वेस्ट में है तभी हम उसको हैज़ार्डस वेस्ट बोल सकते हैं। अब कौन से वो कुछ टेस्ट और कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से एक वेस्ट को हैज़ार्डस वेस्ट बोला जा सकता है, वो है टॉक्सिसिटी टेस्ट, कितना टॉक्सिक है ये, कोरेसिवली टेस्ट, इग्नाइटेबिलिटी टेस्ट, और कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट होते हैं, रिएक्टिव टेस्ट कितने हैं। ये सारे चीज़ें एक वेस्ट को नॉन हैज़ार्डस और हैज़ार्डस बनाने में मतलब पता करने में मदद देते हैं। जब ऐसे टेस्ट हो तो फिर हम एक इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन सा वेस्ट हैज़ार्डस है, कौन सा वेस्ट नॉन हैज़ार्डस है। तो ये जो वेस्ट होता है ये इन फॉर्म ऑफ पोल्यूटेंट भी हो सकता है। कोई भी वेस्ट जब इंडस्ट्री से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूटेंट ही निकलता है वो, और वो एक सीरियस थ्रेट बनता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। तो एक सोर्स इंडस्ट्री के ज़रिए जो वेस्ट निकलता है। दूसरा है हाउस होल्ड्स, जो घरों से निकलता है। घरों से नॉर्मली किचन वेस्ट जो निकल रहा होता है, और भी बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, ज़्यादातर तो बायोडिग्रेडेबल टाइप के वेस्ट निकलते हैं, बट कुछ हैज़ार्डस वेस्ट भी निकलते हैं, जैसे कि ऑयल बेस्ड पेंट्स, जो पेंट थिनर्स होते हैं, वुड प्रिजर्वेटिव्स, जो भी हम घर में लकड़ियों का कुछ भी चीज़ होता है उसमें हम उसको ऊपर से पॉलिश करते हैं, उसमें वुड प्रिजर्वेटिव रखते हैं ताकि उसको कीड़ा ना लगे, बट वो हार्मफुल होते हैं, वो हैज़ार्डस होते हैं। कुछ चीज़ें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनका भी वेस्ट निकलता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। कहीं पे घरों में कीड़े आ जाते हैं, काकरोच आते हैं, तो हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें यूज़ करते हैं। हाउस होल्ड क्लीनर्स, जैसे हम घर को साफ़ करने के लिए फिनॉल यूज़ करते हैं, फिनाइल यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, ये सारी लाइजॉल हम यूज़ करते हैं, तो ये हाउस होल्ड क्लीनर्स हैं, इनका भी वेस्ट निकलता है। मोटर ऑयल जो होता है, बैटरीज़ जो घर से निकलती हैं, जो हमारी इन्वर्टर की बैटरीज़ आप देखेंगे, या कोई भी बैटरी सेल, ये सारा वेस्ट हाउस होल्ड से निकलता है और इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ये एक हैज़ार्डस वेस्ट है। ये भी एक सोर्स है, हैज़ार्डस वेस्ट का एनवायरनमेंट में निकलने का एक सोर्स है। और जो थर्ड वन है वो है बायोमेडिकल प्रोसीजर्स के द्वारा निकला हुआ वेस्ट, जो वेस्ट जनरेट होता है एज ए मेडिकल और डेंटल प्रोसीजर। ठीक है, अगर हम उसको अप्रोप्रिएटली डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर सकता है और इसको हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट और मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 में बना है ये इंडिया का, तो बायोमेडिकल वेस्ट को डिफ़ाइन किया गया है इसी एक्ट के, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 जो इंडिया का है, इस हिसाब से बायोमेडिकल का एक प्रॉपर डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन के हिसाब से इस बायोमेडिकल वेस्ट को हम BMW भी बोल सकते हैं। ये वो गाड़ी नहीं है BMW, ये बायोमेडिकल वेस्ट है। ये इसका डेफिनेशन ये हो सकता है कि कोई भी ऐसा वेस्ट
जो जनरेट होता है जब कोई डायग्नोसिस होती है किसी भी पेशेंट का। आप देख लीजिए, डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, ऑपरेशन करता है, ट्रीटमेंट करता है, इम्यूनाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग्स का या एनिमल्स का। तो जब बहुत सारा इलाज होता है कितना सारा वेस्ट निकलता है। आप देखेंगे ग्लव्स निकलते हैं, फेस मास्क निकलते हैं, इंजेक्शन्स निकलते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मतलब बहुत बैंडेज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो जब यही चीज़ें वेस्ट एज ए डिस्पोज ऑफ हम इसको जब करते हैं, ये भी एक वेस्ट बनता है, ये बायोमेडिकल वेस्ट है। या रिसर्च पर्पज़ के लिए, रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, इसी बायोमेडिकल ये जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, ये एज ए वेस्ट भी जनरेट होता है। टेस्टिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं, ये सारा जो है ये बायोमेडिकल वेस्ट है। या प्रोडक्शन के लिए जो भी यूज़ होता है बायोमेडिकल में, कुछ भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, ये सब बाद में जाके तो वेस्ट बनेगा ही, क्योंकि कोई चीज़ प्रोडक्ट बनेगा मगर उसके बाद उसका वेस्ट भी निकलेगा। और इन वेस्टों को की वजह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड होते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड होता है जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ अगर इर्द गिर्द कोई भी गंदगी निकल रही है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, जो वहाँ के काम करने वाले लोग होते हैं, हेल्थ केयर पर्सनल्स होते हैं, जैसे हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग, नर्सेज होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको उस ऑक्यूपेशन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, हेल्थ हज़ार्ड क्रिएट होता है, अगर उधर के वेस्ट को अच्छे से हैंडल नहीं किया जाए तो ये वेस्ट जो है ये उस जगह से ये जनरेट होता है, सेग्रीगेट होता है, स्टोरेज होता है, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट, अगर इसको पूरी तरह से नहीं किया जाए इसको, तो वहाँ जो जनरेट होना, उस ऑक्यूपेशन में जो वेस्ट जनरेट होता है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्थ हज़ार्ड करता है, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड। ठीक है। अब जो फोर्थ वन है वो है रेडियो एक्टिविटी। जब रेडियो एक्टिविटी होती है, जब यूज़ होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का या केमिकल कंपाउंड्स का, जो आज आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ होते हैं और बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स भी यूज़ होते हैं। तो रेडियो एक्टिव जब एलिमेंट्स यूज़ होते हैं तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट भी बनता है। ये रेडियो एक्टिव वेस्ट से बहुत सारी जो रेडिएशंस निकलती है, जो मैंने आपको कल ही बताया कि वो बहुत ही हार्मफुल होती हैं। वो आगे जाके स्किन कैंसर, बहुत सारी चीज़ें, आई इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें क्रिएट करती हैं। ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं मटेरियल जिसमें क्या होता है, जिसमें कंटेमिनेशन होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स का। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का ही उसमें होता है उस लेवल का, उस क्वांटिटी का, ताकि वो क्या है, वो हार्मफुल बन जाती है। ठीक है, मतलब उस लेवल तक उसमें वेस्ट होता है कि उसको क्लियर भी नहीं किया जा सकता है। कंट्रोलिंग एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इसका क्वांटिटी जो इस कंटेमिनेटेड रेडियो न्यूक्लाइड्स का रेडियो एक्टिव वेस्ट में इस लेवल का होता है कि उसको क्लियरेंस लेवल से ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रेडियो एक्टिव वेस्ट में रेडियो न्यूक्लाइड्स रेडियो वेस्ट होगा, उसका एबो स्टैंडर्ड लेवल अगर होगा, उतना ज़्यादा वो थ्रेट क्रिएट करती है एनवायरनमेंट के ऊपर। अगर एक्सीडेंटली या इंटेंशनली रिलीज़ हो गया रेडियो एक्टिव वेस्ट जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ होता है, उसकी वजह से पूरा सराउंडिंग का एनवायरनमेंट जो है कंटेमिनेशन होता है, उसको सॉइल हो, वाटर हो, इसकी वजह से ये सारा कंटेमिनेट होता है। आजकल लोग कंट्रीज़ देखेंगे आप, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग के लिए लगे होते हैं। तो जब ये चीज़ें करते हैं तो वहाँ पे भी तो यही सारी चीज़ें, यही केमिकल यूज़ होते हैं। तो ये जो केमिकल होते हैं, इनका जो वेस्ट निकलता है, ये वहाँ के एनवायरनमेंट को फिर ख़राब करते हैं। जो इनके जब डिस्चार्ज निकलता है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से, जब न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, वहाँ पे काम करने वाले जो लोग होते हैं वो कंटिन्यूसली इसी न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ होते हैं, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते हैं, तो उनको कंटिन्यूसली इसी थ्रेट के इर्द गिर्द घूमना होता है। तो वो उनको भी नुकसान पहुंचाता है, इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है। वहाँ के लोग बेचारे, अगर पूरी तरह से ये रेडियो एक्टिव वेस्ट को हैंडल ना किया जाए
इसको पूरा प्रॉपर हैंडलिंग चाहिए, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो होता है ये बहुत हैज़ार्डस होता है, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉपर हैंडलिंग की ज़रूरत है और ये लाइफ थ्रेटनिंग होगा जो बंदा इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा। साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो हमेशा यही दिमाग में रखती है कि हमें रेडियो एक्टिव वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करना है। बाकी जो मैनेजमेंट है अदर वेस्ट का, उनके कंपैरिजन में जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो निकलता है उसको ज़्यादा उसको ध्यान देना है, क्योंकि उससे ज़्यादा वो एकदम से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और जो बिल्कुल उसके कांटेक्ट में होते हैं उनके ऊपर बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट होता है और बहुत ही डेडली इफ़ेक्ट होता है इसका। तो इसीलिए रेडियो एक्टिविटी भी जो है वो एक सोर्स है इसी हैज़ार्डस वेस्ट का बाहर निकलने का। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब इफ़ेक्ट्स ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट। इफ़ेक्ट्स जो हैं इसी के जो भी हमने अभी तक हैज़ार्डस वेस्ट पढ़े और कौन से सोर्स है जिसके थ्रू निकले उसका क्या इफ़ेक्ट है वो हम पढ़ते हैं। ह्यूमन लाइफ के ऊपर या हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है वो हम अब पढ़ते हैं। जो ये हैज़ार्डस वेस्ट है ये हार्म करता है ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को, प्लांट्स को। अगर ये हैज़ार्डस वेस्ट या ये टॉक्सिक वेस्ट जो है अंडरग्राउंड बरी करा जाए, उसको दफनाया जाए, तो वो ग्राउंड वाटर सप्लाई तक पहुंच जाता है और ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंच जाता है और फिर वही ड्रिंकिंग वाटर हमारे तक आएगा, चाहे फिर हम उसको कितना भी ट्रीटमेंट करें मगर उसमें से ये हैज़ार्डस वेस्ट नहीं जाता है, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये पर्सिस्टेंट रहता है, नेचर में ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, अगर इसी तरीके से इस हैज़ार्डस वेस्ट को एकदम से ग्राउंड में बुरी किया जाए तो ये हमारे वाटर सप्लाई तक पहुंच जाता है। कुछ जो हैज़ार्डस वेस्ट हैं ये एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट होते हैं और हमारे फूड चेन के थ्रू हमारे तक पहुंचते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, जो भी केमिकली प्रोसेसिंग चीज़ें हैं वो चीज़ें अगर हमने प्लांट्स पे छिड़की, वो प्लांट्स क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े तो मर जाएंगे मगर वो उस प्लांट्स के साथ ही रह जाते हैं और कल को हम उस प्लांट को खाते हैं या कोई भी जानवर खाता है उसके अंदर चला जाता है, बायो एक्यूमुलेशन होती है उसकी फैटी टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर हम उस जानवर को अगर खाते हैं या प्लांट को खाते हैं वो केमिकल हमारे अंदर चला जाता है, हमारी फैटी टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होता है, कभी भी वो एक्सक्रीट आउट नहीं होता है, उसका एक्सक्रीशन है ही नहीं, तो ये हमारे फूड चेन में घुस जाता है। हैज़ार्डस वेस्ट में इतना पोटेंशियल होता है कि ये हार्म कर सकता है एनवायरनमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क है वाइडर लेवल पे एनवायरनमेंट के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। और जो मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स होते हैं, जो इन वेस्ट के साथ हैंडलिंग करते हैं, वेस्ट हैंडलर्स और जनरल पब्लिक, उनके लिए भी बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली इसके साथ डील करते हैं, इसको संभालते हैं, इसीलिए उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपरली डिस्पोजल होना चाहिए, उनको प्रॉपर सेफ गार्ड्स होने चाहिए, वो किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, वो कितना डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उनके लिए पूरा प्रोटेक्शन होना चाहिए, नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। जो हैज़ार्डस वेस्ट है एक बार जब ये रिलीज़ हो जाता है तो इसके 2 एक्सपोजर रूट्स होते हैं। रूट 1 वो होता है कि इसमें डायरेक्ट फिज़िकल हार्म होता है, अगर एकदम से डायरेक्टली हम किसी रेडिएशन के पास चले गए तो वो तो डायरेक्टली हमें फिज़िकल हार्म करेगी, बायोलॉजिकल इन्फेक्शन होगा, केमिकल कंटामिनेशन होगा, केमिकल अल्टरेशन होगा, सीधा उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। दूसरी तरीके से क्या करता है, हवा और पानी या ग्राउंड वाटर के थ्रू या ये ह्यूमन के डायरेक्ट डर्मल कॉन्टैक्ट के साथ, कोई भी अगर कहीं कुछ केमिकल लग जाता है, कभी कभी हमें इन्फेक्शन हो जाता है, क्यों, हमें किसी न केमिकल के साथ, हम क्रीम भी लगाते हैं, आजकल क्रीमों में भी कितना ज़्यादा केमिकल इन्होंने छोड़ा है, या शैम्पू, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हैज़ार्डस वेस्ट ही होता है, असल में देखा जाए इनमें केमिकल ही होता है, तो ये सारी चीज़ें हमको इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, हमारे ग्राउंड वाटर तक अगर ये हैज़ार्डस वेस्ट पहुंचा तो हमारे पानी को करेगा, अगर फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट है हवा में विदाउट ट्रीटमेंट चला गया तो हवा को ख़राब करेगा, फिर वो हम इनहेल करेंगे तो इंजेक्शन करेंगे तो वो हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। एनवायरनमेंट और हेल्थ रिस्क जो है वो हायर होता है उन कंट्रीज़ में, उन रीजन में जहाँ पे पूरी तरह से
इस हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ना हो, मॉडर्न हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा जिस कंट्री में, जिस रीजन में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को रिस्क होता है, हेल्थ को रिस्क होता है, और वहाँ का जो हवा पानी का जो रिसोर्स होता है वो भी पूरी तरह से कंटेमिनेटेड होता है, गंदा होता है। और वो वर्कर जो ऐसी जगहों में काम करते हैं जहाँ पे ये हैज़ार्डस वेस्ट बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हॉस्पिटल में काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करता है, जहाँ से भी, या किसी इंडस्ट्री में जहाँ पे हैज़ार्डस वेस्ट निकल रहा है, अगर फर्टिलाइज़र बनाने वाली इंडस्ट्री है, केमिकल बनाने वाली इंडस्ट्री है, पेस्टिसाइड बनाने वाली इंडस्ट्री है, यहाँ का जो वर्कर है वो कंटिन्यूसली इन्हीं हैज़ार्डस के साथ ही होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, क्योंकि वो उसका ऑक्यूपेशन है, वहाँ वो काम करता है, वहाँ वो जॉब करता है। बट अगर उधर जहाँ पे वो काम करता है उधर अगर प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, अगर वहाँ एब्सेंस है प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम का, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकता है उस बंदे को, क्योंकि वही सबसे पहला उसके कांटेक्ट में। स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, आई इन्फेक्शन हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसको काम तो करना है। तो अगर उसने वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो फिर वो बेचारा एकदम से डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। हम लोग तो बाद में आएंगे या किसी के ज़रिए आएंगे, बट वो तो उधर पे ही काम करता है, उसको एकदम से ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेगी। मोर ओवर जो स्कैवेंजिंग होते हैं, आप देखेंगे अगर कहीं पे भी हैज़ार्डस वेस्ट कहीं डंप किया गया है ओपन एरिया में, स्कैवेंजर्स होते हैं, चील कौवे जो होते हैं, वो बहुत सारी डेवलपिंग होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो इन ओपन डंप्स में रहते हैं, खाते हैं, फिर यही चीज़ें उनको भी इलनेस हो सकती है, स्किन आई इन्फेक्शन, और वो कहीं और भी फैलाते हैं, क्योंकि वो हर जगह घूमते रहते हैं, तो वो हर जगह ये चीज़ें फैला सकते हैं। कुछ और इम्पैक्ट्स हैं जो हैज़ार्डस वेस्ट के हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। जो फॉलोइंग मेन इम्पैक्ट्स जो हैज़ार्डस वेस्ट के हैं, इसमें जो है वो सबसे पहले है, इसमें लाइफ और मटेरियल डैमेज होता है, ठीक है। ज़िंदगी तो ख़त्म हो ही जाती है, और अगर आप देखेंगे हमारी सॉइल का पोल्यूशन, बिल्डिंगें भी ख़त्म, हमारा पानी भी ख़त्म, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। अगर किसी के कांटेक्ट में आ गया तो उसको डिसेबिलिटी भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, और आपको पता ही ये रिएक्टिव होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, फायर हो सकती है, आग लग जाती है। अगर आग लग गई, घर में ऐसा कोई चीज़ रखा है, फ्लेमेबल है, अगर कोई ऐसा वेस्ट हैज़ार्डस सब्सटेंस घर पे है तो वो फ्लेमेबल होगा, तो आग एकदम से पकड़ लेगा, तो फिर वो तो पूरे घर को जलाएगा, तो मटेरियल लॉस्ट हो गया ना, डेथ भी हो सकती है, धमाका भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड है एनवायरनमेंट पोल्यूशन, तो हो ही जाता है। जैसे अगर यही हैज़ार्डस वेस्ट, जैसे मैंने फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स की बात की, यही पानी में चला गया, यही जो डीडीटी वीडीटी है ये हमारे ग्राउंड लेवल में चला गया, तो ग्राउंड लेवल का पानी जो ग्राउंड वाटर है उसको ये ख़राब कर देता है, हमारे एयर को भी पोल्यूट करता है। अगर इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ये विदाउट ट्रीटमेंट चला गया तो हमारे पूरे एनवायरनमेंट को ये पोल्यूट करता है। थर्ड वन है कि इसकी वजह से क्या होता है, ये जो केमिकल है बायो एक्यूमुलेट होता रहता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल तो है ही नहीं, ये बहुत ही मुश्किल से डिग्रेड होगा ही नहीं वैसे, तो ये एक्यूमुलेट होता जाएगा। और अगर क्लोरीन कंटेनिंग केमिकल्स हैं तो वो तो एक्यूमुलेट होता ही जाएगा, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये एक्यूमुलेट होती रहती हैं फैटी टिश्यूज़ में, ये कभी भी इजेक्ट आउट नहीं होता है, इसकी डाइजेशन नहीं होती है, इसका एक्सक्रीशन नहीं होता है, तो इसके चांसेस जो होते हैं बायो एक्यूमुलेशन के बहुत ही ज़्यादा होते हैं इन हैज़ार्डस वेस्ट के। इसका जो फोर्थ वन है कि इसमें जो लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब वो चेंज ही नहीं हो सकते हैं बाद में। अगर कोई इसकी वजह से बीमार पड़ा, कभी कभी कोई बीमारी ऐसी होती है वो ठीक हो जाती है ट्रीटमेंट के बाद, मगर हैज़ार्डस वेस्ट के ज़रिए जो बीमारी होगी वो इरिवर्सिबल होगी, वो चेंज ही नहीं होगी। जैसे कि म्यूटाजेनिसिटी, जहाँ आप देख सकते हैं कि जीन्स में ही कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जब जीन्स में ही चेंज आए तो फिर आगे वो चीज़ें ठीक नहीं होती, क्योंकि वो आगे फिर आगे वाली जनरेशन में भी चली जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन का मतलब ये है कि सडन चेंज होना, किसी भी जीन में कोई चेंज हो रहा है,
जीन में अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो आगे भी जनरेशन्स में भी चलेगी और फिर वो बंदा ठीक भी नहीं होगा। टेट्राजेनिसिटी, ये जब बच्चा एम्ब्रियो या फीटस प्रेगनेंसी के दौरान जब वो पेट में होता है वहाँ तक ये इफ़ेक्ट करेगा उस फीटस को, उस छोटे बच्चे को, छोटे से एम्ब्रियो को, वो अभी बच्चा भी नहीं बना होता है, छोटा सा होता है, उसको भी ये इफ़ेक्ट करेगा। तो मतलब जो अभी जन्म भी नहीं लिया मगर जब माँ के थ्रू उसको खाना पहुँचा, उस माँ के खाने में यही हैज़ार्डस वेस्ट अगर था तो वो बच्चे तक पहुँच गया और वहाँ तक वो उस बच्चे को हार्म करेगा। मतलब ये कहीं बाहर नहीं निकल रहा है, बच्चे को तो थ्रू ब्लड के थ्रू पहुँच जाता है खाना, तो उस केमिकल को भी साथ लेके जाएगा। कार्सिनोजेनिसिटी, मतलब ये केमिकल इतने ख़तरनाक होते हैं कि इससे ये एक कैंसर काजिंग एजेंट होते हैं, इससे कैंसर होता है। बड़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं, सब बोलते हैं हमने तो बहुत ही फ्रूट्स खाए, हमने तो बहुत ही वेजिटेबल खाए, हम तो कुछ गलत नहीं खाते हैं, मगर जो हमारे आज फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब दवाइयों से बनी हुई चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक नहीं है, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सब अडल्ट्रेड है। ये कोई भी आप देखेंगे हमारे फल, हमारी फसलें, इनमें हर एक में दवा पोशी की जाती है। तो वो दवाई क्या है, वो कीड़े मकोड़े मारेंगे मगर हमारे लिए वो हार्मफुल है। हम नेचुरल मैन्यूअर यूज़ नहीं करते, हम बायो फर्टिलाइज़र्स नहीं यूज़ करते हैं, हम केमिकल से बने हुए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये केमिकल हम तक पहुँचते हैं थ्रू फूड चेन और ये एज ए कैंसर काजिंग एजेंट बनते हैं। इसीलिए तो बहुत सारे लोगों को कैंसर है। पहले क्यों नहीं होता था, पहले सब नेचुरल चीज़ें खाते थे। आज अगर हम पेड़ से कोई चीज़ खा भी रहे हैं ना, वो नेचुरल नहीं है, वो केमिकल से बनी हुई चीज़ें। आपने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें टीवी में देखी होंगी कि आप वाटरमेलन देख लीजिए या इवन कोकम्बर देख लीजिए या लौकी देख लीजिए, सबको इंजेक्शन कर करके एकदम बड़ा बना दिया जाता है, सिर्फ कमर्शियलिज्म हो रहा है। मगर ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को बहुत ही हार्म करती है क्योंकि ये केमिकल हम तक थ्रू फूड चेन इजीली पहुंच जाता है। इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। बच्चा पैदा होता है मगर उसको पेट में ही कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होती है। वो कैसे हुई होती है, माँ बाप सब ठीक होते हैं, पूरा जनरेशन जीन ठीक होता है, मगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई होती है क्योंकि उस तक जो खाना पहुंचा है वो अडल्ट्रेट खाना है, उसमें केमिकल है और वो उसकी कभी दिमाग को पकड़ लेता है या कोई बॉडी पार्ट को पकड़ लेता है या कुछ अलग ही टाइप के। आजकल बच्चों की 4-4 5-5 टांगें, ये सब म्यूटेशंस ही हैं। यही सारी चीज़ें तो हुई हैं इन चीज़ों से। 5th वन है रिस्क ऑफ ट्रांसबॉर्डरी मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। मतलब अगर एक जगह पे है टॉक्सिक वेस्ट, वो दूसरी जगह डेवलपिंग कंट्री में जाने का रिस्क है। वो अलग अलग तरीके से हैं। हाँ, विंड इरोजन ले लो आप, मतलब आप क्या जैसे कि स्कैवेंजर्स के थ्रू भी इधर से उधर फैल सकती है बीमारियाँ, या सरफेस रन ऑफ के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। अगर कहीं पे है तो वो दूसरी जगह वो फैलाता है। 6th है काज कंसिडरेबल टॉक्सिक हेल्थ डैमेज। तो आपको पता ही है, ये भी वही है कि अगर ये जो केमिकल हैं, ये जो हैज़ार्डस वेस्ट है प्रॉपर्ली मैनेज ना हुआ तो ये काफ़ी टॉक्सिक है। इसकी वजह से हेल्थ जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हार्म हो सकता है हेल्थ को। तो ये बहुत ही हार्मफुल है, इसलिए इसको प्रॉपर्ली मैनेज करना होता है। इसकी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, इसको इस तरीके से हैफजर्डली नहीं करना है। और जो लोग इसके साथ कंटिन्यूसली डील करते हैं उनको हमेशा केयर रखनी है। फ़िलहाल के लिए इतना ही।